नमस्कार दोस्तों। साल 1971 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज़ खान लॉन्च करता है, जिसमें कि भारत के कई महत्वपूर्ण एयरबेसों पे वह हवाई हमला करता है, जिसमें कि पठानकोट, अंबाला, अमृतसर, आगरा जैसे एयरबेस शामिल होते हैं और ऑफिशियली भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की घोषणा हो जाती है। कहने को तो यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ, परंतु इस युद्ध की पृष्ठभूमि आज़ादी से भी कई साल पहले पड़ गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि 1971 से सिर्फ 24 साल पहले जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के तौर पे धर्म के नाम पर भारत से अलग हुआ था, उस पाकिस्तान के दोनों भाग भी आपस में साथ रहने के लिए राजी नहीं हुए और उन दोनों के बीच में एक भयानक सिविल वार छिड़ गया। इस चीज़ को जानने के लिए आपको सबसे पहले पाकिस्तान की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जो उनके सुप्रीम लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक पृथक राष्ट्र की मांग की कि भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र के रूप में सामने आने चाहिए और मुस्लिमों को एक अपना पूरा भूभाग, पूरा अपना एक आर्थिक तंत्र और एक पूरा अपना एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति मिली और इसी के साथ धर्म के नाम पर भारत दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ हिंदू बहुल्य भारत देश था, दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल्य पाकिस्तान का विश्व मानचित्र पे उदय हुआ। पाकिस्तान स्वयं भी भौगोलिक रूप से दो भागों में डिवाइड था। एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान था और एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम आज का बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पे बंगाली मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, जो कि बंगाली कल्चर, बंगाली ट्रेडिशन से खुद को ज़्यादा निकट पाते थे अपितु मुस्लिम धर्म की तुलना में। साथ ही साथ वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बहुल, सिंधी, पठान, पंजाबी ऐसी मतलब की जनसंख्या की बहुलता थी। 1948 में पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक रैली का आयोजन किया और उस रैली में उन्होंने उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की घोषणा कर दी, जिससे कि ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद बांग्ला भाषी आबादी में भारी असंतोष व्याप्त हो गया, क्योंकि धार्मिक तौर पर वह भी इस्लाम को मानने वाले थे, लेकिन एज अ कल्चरल कम्युनिटी वह बंगाली लैंग्वेज और बंगाली कल्चर से खुद को ज़्यादा करीब पाते थे। इस अनाउंसमेंट के विरोध में ईस्ट पाकिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसको दबाने के लिए पाकिस्तान को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। इससे इन विरोध प्रदर्शनों में कमी आने के बजाय उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। इसी दौरान 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों का एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे छात्र और भड़क उठे और पूरा आंदोलन हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया। उस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी पुलिस ने बल प्रयोग किया और उस दौरान पाकिस्तानी पुलिस की गोलीबारी में 5 बांग्लादेशी छात्रों की मौत हो गई, जिसको आज भी बांग्लादेश में बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस तरह यह घटनाक्रम धीरे धीरे और गंभीर रूप लेता चला गया और 1956 आते आते पाकिस्तान को उर्दू के साथ साथ बांग्ला भाषा को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ा, किंतु इससे भी बात ख़त्म नहीं हुई और ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुस्लिमों में वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ असंतोष का भाव बढ़ता चला गया, क्योंकि आज भी बांग्लादेश के साथ, जो कि उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान था, दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा था।
टोटल जो पाकिस्तान का रेवेन्यू था उसका 62% रेवेन्यू बांग्लादेश से मिलता था पाकिस्तान को, किंतु टोटल जो एक्सपेंडिचर होता था पाकिस्तान के बजट का उसमें 75% वेस्ट पाकिस्तान के हिस्से में जाता था। राजनीतिक रूप से भी ईस्ट पाकिस्तान को पूरा हक नहीं दिया जा रहा था और सारे महत्वपूर्ण पदों पे वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों का कब्जा था। धीरे धीरे ईस्ट पाकिस्तान में यह भावना काफ़ी बलवती होती चली गई कि वेस्ट पाकिस्तान के साथ रहते हुए ईस्ट पाकिस्तान का कभी भला नहीं होने वाला है। तो 1966 में ईस्ट पाकिस्तान के एक बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान ने 6 सूत्री मांग, जो कि उस वक्त आवामी लीग के अध्यक्ष भी थे, जो कि ईस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने एक 6 सूत्री मांग वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों को सौंपी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान को ऑटोनॉमी दी जाए, उनकी एक अलग सेना हो, एक अलग करेंसी हो और उनको फॉरेन रिजर्व रखने का भी अनुमति दिया जाए। वेस्ट पाकिस्तान ने इसको एक तरह से बगावत के तौर पे लिया और कोई भी देश इसको बगावत के तौर पे ही लेता है, क्योंकि आप किसी एक देश के हिस्सा होते हुए एक अलग करेंसी, एक अलग सेना और एक अलग फॉरेन रिजर्व की डिमांड नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने के बाद ईस्ट पाकिस्तान के हालात और ख़राब हो गए और वहाँ के लोग सड़कों पर उतर आए और वहाँ पे भारी विरोध प्रदर्शन और आगजनी होने लगी, जिससे घबराकर 2 साल बाद ही वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों ने शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया। लेकिन इससे भी इस मामले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में अलगाव बढ़ता चला गया। 1969 में मोहम्मद अली जिन्ना के रिहाई के बाद भी बांग्लादेश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले गए, जिसके फलस्वरूप 1970 में पाकिस्तानी सरकार ने देश में आम चुनाव कराने की सोची। उसका यह मत था कि इन आम चुनाव के माध्यम से एक ऐसी सरकार का गठन किया जाए जो कि लोकतांत्रिक हो और वह यह दिखा सके दुनिया को कि पूरे देश की जनता का समर्थन उनको प्राप्त है और किसी भी प्रकार के एक अलग देश की कोई मांग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। किंतु पाकिस्तानी सरकार का यह दांव उस पर उल्टा पड़ा और जब चुनाव के नतीजे आए तो ईस्ट पाकिस्तान की प्रमुख पार्टी आवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और शेख मुजीबुर रहमान देश के सबसे बड़े नेता बनकर सामने आए। इन चुनाव परिणामों से घबराकर पाकिस्तानी सरकार ने इन चुनाव परिणामों को ही अमान्य घोषित करार दिया और वहाँ पुनः एक सैन्य शासन की स्थापना हो गई। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में रोष बढ़ता चला गया और वहाँ पे एक बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया, जो कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रक्षा प्रतिष्ठानों, पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी अफसरों पर गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू बार बार अटैक करने लगी, जिससे कि परेशान होकर पाकिस्तान उनकी भूमि को छोड़ दे और उन्हें एक नए राष्ट्र बनने के तौर पे उनका पथ अग्रसर हो। धीरे धीरे बांग्लादेश के हालात बिगड़ते चले गए और मार्च 1971 आते आते पाकिस्तानी सेना को लगने लगा कि अगर उसने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो पूरा का पूरा ईस्ट पाकिस्तान उसके हाथ से निकल जाएगा। इस कारण पाकिस्तानी हुक्मरानों ने और सेना के जनरलों ने मार्च 1971 में वहाँ पे ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने की घोषणा की। ऑपरेशन सर्च लाइट एक ऐसा ऑपरेशन था जो कि मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा क्रूर और अमानवीय माना जाता है। इस ऑपरेशन के तहत तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें छात्र भी थे, इसमें राजनेता भी थे, जो बांग्लादेशी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वो भी थे और साथ ही साथ हजारों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार पाकिस्तानी आर्मी ने अपने जनरलों के इशारों पे किया। इन सब से घबराकर बांग्लादेशी नागरिक बड़ी संख्या में भारत की तरफ पलायन करने लगे, जिसके कारण भारत पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ता चला गया
और स्थिति इतनी विकट हो गई कि भारत सरकार को ना चाहते हुए भी इस पूरे मामले में दखल देना पड़ा। इंदिरा गांधी ने, जो कि उस समय की तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उस समय के भारतीय सेना अध्यक्ष मानेकशॉ को बुलाया और उनसे कहा कि आप इसमें सैन्य हस्तक्षेप करें। किंतु मानेकशॉ ने सैन्य हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि कुछ ही समय में बरसात का मौसम आने वाला है और इस मौसम में अगर भारतीय सेना बांग्लादेश में इंटरवीन करती है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा तो फिर इस समस्या का उपाय क्या है। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी के जो लड़ाके हैं उनको परोक्ष रूप से सहायता करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और जब तक कि मौसम मानसून का रहता है तब तक वो हमारे जगह वहाँ पे पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते रहेंगे और जब जाड़े का मौसम आएगा तो ज़रूरत हुई तो भारतीय सेना वहाँ पे सीधा हस्तक्षेप करेगी। इस प्रकार बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी को भारत सरकार का परोक्ष समर्थन प्राप्त हो गया और वहाँ के बांग्लादेशी बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी और राजनेता जो थे वह भागकर भारत आ गए और उन्होंने भारत के एक शहर कलकत्ता से ही नई बांग्लादेशी सरकार का गठन किया और उन्होंने बांग्लादेश को एक आज़ाद राष्ट्र घोषित कर दिया। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना का अत्याचार दिन प्रतिदिन बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा था। इस बीच दिसंबर का महीना भी आ गया और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने अपनी सबसे बड़ी गलती यह की कि उसने भारत के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज़ खान लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में उसने सबसे पहले भारत के प्रमुख एयरबेसों पे अटैक किया, उनको निशाना बनाया। पाकिस्तान का मानना था कि अगर भारतीय एयरबेसों को निशाना बना लेता है और अगर उनको वो तबाह कर देता है तो भारत बैकफुट पे आ जाएगा और बांग्लादेश के मामले से अपने कदम पीछे खींच लेगा, जिससे कि वो वहाँ के जो रिबेलियन है, जो वहाँ के असंतुष्ट गुट हैं जिसमें मुक्ति वाहिनी भी शामिल थी, उनको बल प्रयोग करके वो दबा ले जाएगा और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान का दांव यहाँ पर भी उल्टा पड़ा और भारतीय वायु सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके इस कदम से भारत को मौका मिल गया इस युद्ध में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने का। उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में एक इतिहास है। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने मिलकर पाकिस्तान को हर मोर्चे पर धूल चटाई। 6 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह कर डाला। उसे उस वक्त बिगेस्ट बोन फायर का दर्जा विदेशी मीडिया ने दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगले 14 दिनों तक कराची बंदरगाह की आग बुझाई नहीं जा सकी थी और पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। थल सेना ने भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने, जब एक भारत की पोस्ट थी लोंगेवाला, जिसके ऊपर बहुचर्चित पिक्चर आपने बॉर्डर भी देखी होगी जो बनी थी सनी देओल की, उस पे 2000 से ज़्यादा सैनिकों के साथ उसने अटैक किया। पूरी एक पाकिस्तान की डिवीज़न भारत के लोंगेवाला पोस्ट पे अटैक करती है 4 दिसंबर को और भारत के मात्र 120 जवानों ने मिलकर उस आक्रमण को भी विफल कर दिया और पाकिस्तान को यहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। धीरे धीरे युद्ध आगे बढ़ता चला गया और 13 दिसंबर आते आते यह तय हो गया था कि पाकिस्तान इस युद्ध को बुरी तरह से हारने वाला है। इसी बीच पाकिस्तान के जो उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, वह संयुक्त राष्ट्र संघ में गए कि विदेशी शक्तियां इसमें हस्तक्षेप करें और भारत को संघर्ष विराम के लिए राजी करें। लेकिन उसके पहले ही पाकिस्तानी सेना ने घबराकर बांग्लादेश में अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक इसकी सूचना काफ़ी बाद में मिली, जिससे कि वह काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने यूएन की बैठक को बीच में ही छोड़ दिया और उनका यह मानना था कि जब पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर ही दिया तो वो यहाँ पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार भारत को 1971 में एक ऐतिहासिक विजय मिली। पाकिस्तान आज भी भारत से उतना ही द्वेष रखता है
और वह आज भी ये सोचता है कि वो आतंकवाद के द्वारा या पाकिस्तानी सेना के द्वारा भारत को हरा सकता है कभी, या भारत से 1971 की लड़ाई का वो बदला ले सकता है। इसी वजह से उसने 1999 में फिर एक बार दुस्साहस किया और फिर उसको मुँह की खानी पड़ी। तो आज इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि भारतीय सेना और भारतीय नागरिक किसी भी परिस्थिति में भारत की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं, और ऐसे 10 पाकिस्तान भी अगर भारत के खिलाफ सर उठाएं तो हमारे अंदर वह क्षमता है कि हम उसके सर को कुचल सकते हैं, और भारत का झंडा शान से हमेशा ही मतलब कि आकाश में लहराता रहेगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिलती है कि भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे अगर कोई देश या कोई राज्य बढ़ता है, बनता है, तो उसके दूरगामी परिणाम हमेशा भयावह और निगेटिव ही होते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आपसी सद्भाव से खुद देश के अंदर और देश के पड़ोसियों के साथ रहें, ताकि भविष्य में ऐसे संघर्षों को टाला जा सके। धन्यवाद।